नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं भारतीय राजवंश के बारे में। भारतीय राजवंश में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश सबसे प्राचीन राजवंश है। इसकी स्थापना वेदरथ ने की थी, लेकिन वास्तविक रूप से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए, बिंबिसार जो था उसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। नेक्स्ट देखिएगा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट देखिए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, अजातशत्रु का उपनाम कोड़िक था। ठीक है, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखिएगा। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। तो ऐसे ही अजातशत्रु का पुत्र भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को हथिया लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अब यहीं से प्रारंभ होता है शिशुनाग वंश। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा शिशुनाग वंश के कुछ बिंदुओं को, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा शिशुनाग वंश, तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। आप देखिए, बात करते हैं नंद वंश के बारे में। दोस्तों नंद वंश काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जो इस नंद वंश था उसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी। ठीक है, और सबसे चर्चित रहा है घनानंद। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं सिकंदर महान के बारे में, फिर चर्चा करेंगे मौर्य वंश पर। तो दोस्तों सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखिएगा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। नेक्स्ट अब आता है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य काफ़ी प्रसिद्ध रहा और इसने इस राजवंश ने कई महान शासकों को जन्म दिया। देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त यहाँ पे देखिएगा, भ्रमित ना होइएगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं और चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय ये गुप्त साम्राज्य में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनको भी जानेंगे।
आगे देखिएगा, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का यह संस्थापक था जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। ठीक है, ये क्या किया था कि अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंप करके जैन मुनि हो गया था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नेक्स्ट देखिए, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, बिंदुसार भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है मौर्य वंश में। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हर्यक वंश में पढ़े थे वो बिंबिसार था, और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं यह बिंदुसार है। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा गया, फिर इसके बाद अशोक को भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस को क्या भेजने के लिए इनसे प्रार्थना की थी? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं अशोक महान के बारे में। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुए। ठीक है, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। वर्तमान में उड़ीसा जहाँ पे है ना, उड़ीसा स्टेट, वहाँ की बात है। तो कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं या लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है वह रुम्मीदेई है। क्या है? रुम्मीदेई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नई वीडियो में। दोस्तों, यह चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।